मित्रों नमस्कार। आज एक नया वीडियो है और नया टॉपिक है। भाषा विज्ञान का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। और छायावाद हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। इसके बाद में भक्ति काल भी हो चुका था और आदिकाल हम लोगों ने फिनिश कर लिया। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर भाषा विज्ञान के टॉपिक। भाषा विज्ञान का पहला वीडियो होगा साथियों, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए। इसमें हिंदी की विभाषाएं, शब्द संपदा, ध्वनियां, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, इसकी विशेषताएं, सीमाएं और सुधार के प्रयत्न हम लोग देखने वाले हैं साथियों। तो ये पहला वीडियो है इसका। देखिएगा, सिद्धांत एवं भाषा बोली। सिद्धांत और भाषा बोली पहली बात हम लोग देखने वाले हैं। इसका पहला प्रश्न है हिंदी इसी। साथियों, अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए साथियों पूरे मन से और दिल से, ताकि मैं भी हमेशा उत्साहित रह के आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो बनाता रहूं साथियों। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, चलिए देखते हैं। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या पारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किस भाषाविद का ये मत है? हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या पारसी से अधिक जन मानस के निकट है। ऐसा किसने कहा है? ये कहा है फेलन ने। किसने कहा? फेलन ने। देखिएगा साथियों, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या पारसी से अधिक जनमानस के निकट है, ये कहा है फेलन के द्वारा। ग्रेसन के अनुसार क्या कहा गया? यही, यानी कि हिंदी एक भाषा है जिसमें दो विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। ये भारत में सर्वत्र समझी जाती हैं, ऐसा ग्रेसन ने कहा है। 1901 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार हिंदी के पास ऐसा शब्दकोश और अभिव्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य है जो अंग्रेजी से किसी प्रकार कम नहीं है, ऐसा भी कहा गया ग्रेसन के अनुसार। ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है मित्रों, देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ, ज और फ के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ ये सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण और संतुलित हैं। किस विद्वान का ऐसा मत है? तो ये मोनियर विलियम्स का मत है। किसका मत है साथियों? मोनियर विलियम्स का मत है, ऐसा माना गया है। तो देवनागरी में यदि जेड और एफ, यानी कि ज और फ के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ ये सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण और संतुलित है। ये मत किसका था? मोनियर विलियम्स का मत है। डीएसएसबी टीजीटी में ये प्रश्न आया हुआ है साथियों। आगे बात करते हैं, उदय नारायण तिवारी ने क्या कहा? भाषा और लिखने की कला। भाषा और लिखने की कला ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से पशु से पृथक करती है और जिसके सहारे वो निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है, ऐसा उदय नारायण तिवारी के द्वारा कहा गया है। भाषा और लिखने की कला ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से पशु से पृथक करती है और जिसके सहारे वो निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। चलिए अगली बात पढ़ते हैं। नागरी लिपि का पहला टाइप यूरोप में बना सन 1667 ईस्वी में अथानासियस किरचार की पुस्तक चाइना इलेक्ट्रेटा पहली पुस्तक है जिसमें नागरी लिपि छापी गई थी साथियों। नागरी लिपि का जो पहला टाइप जो है यूरोप में बना था 1667 ईस्वी में अथानासियस किरचार की पुस्तक है चाइना इले स्ट्रेटा, पहली पुस्तक है जिसमें नागरी लिपि छापी गई थी। नागरी टाइप बनाने का श्रेय चार्ल्स विकिंस और पंचानन कर्मकार को माना जाता है। नागरी टाइप बनाने का जो श्रेय है वो चार्ल्स विकिंस और पंचानन कर्मकार को माना जाता है मित्रों। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, निम्नलिखित विकल्पों में से अवधि का सही उदाहरण चुनिए। अवधि का सही उदाहरण कौन सा होगा इसमें? एक माँ के दो दिवाड़े आछे, एक भाई के दो बेटे छे। देखिएगा, अब आप लोगों को अवधि तो थोड़ी बहुत आती होगी भाई। एक मनही के दुही बेटबे रहिन। हाँ, ये वाला मुझे लग रहा है बिल्कुल। एक औरत के दो लड़के थे, तो हिंदी वाला हो गया। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है?
तो प्राचीनतम भारतीय भाषा सबसे पहले आप सबको पता है वैदिक संस्कृत आती है। तो सबसे जो प्राचीन भाषा मानी जाती है वो वैदिक संस्कृति मानी जाती है मित्रों। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को दो भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक, लौकिक संस्कृत 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को पाली और प्राकृत में बांटा गया। पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। पाली जो प्रथम प्राकृत मानी जाती है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक रही है। प्राकृत जो द्वितीय प्राकृत है उसको 1 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक मानी गई है। तीसरे भाग आ जाता है इसका अपभ्रंश, जो तृतीय प्राकृत मानी जाती है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आ जाती है जो 1000 ईस्वी तक से अब तक चल रही है मित्रों। तो ये पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आपको जो भी नोट करना है। 5वें नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। किस महापुरुष का ऐसा मत है? हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। ये किस महापुरुष का मत है? ये आचार्य विनोबा भावे ने ऐसा कहा है साथियों। और बात करते हैं, नवीं सदी में ब्रह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का जो पहला शिलालेख है वह गुजरात के नरेश जय भट्ट के 7वीं 8वीं सदी के एक शिलालेख में मिलता है। भारत की संविधान सभा में 9 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान के 8वीं सूची और अनुच्छेद 343 एक में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को उसी लिपि में बनाया है। छठा नंबर का प्रश्न है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ पर रहा है? जो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र रहा है वो है मथुरा। कहाँ रहा है ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र? मथुरा रहा है साथियों। ठीक है। ब्रज भाषा जो है सौर श्रेणी अपभ्रंश में विकसित सबसे बड़ी बोली मानी जाती है। जो ब्रज भाषा है मित्रों वो सौर श्रेणी अपभ्रंश में सबसे विकसित सबसे विकसित बोली मानी जाती है साथियों। ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना भाई। तो ब्रज भाषा सोर से अपभ्रंश में विकसित सबसे बड़ी बोली है। अब ब्रज जो बोली है वो कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? आगरा, मथुरा, अलीगढ़ में विशुद्ध रूप से बोली जाती है, जबकि एटा, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, बरेली, गुड़गांव, ग्वालियर, भरतपुर में मिश्रित रूप से इसको बोला जाता है। आगे बात करते हैं, ब्रज का सर्वप्रथम प्रयोग बोली के अर्थ में अमीर खुसरो ने किया, परंतु डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा ब्रज भाषा शब्द का पहला प्रयोग भिखारी दास ने किया, ऐसा माना गया है। साहित्य में 13वीं सदी से ब्रज भाषा का प्रयोग निरंतर होने लगा है साथियों। साहित्य में 13वीं सदी से ब्रज भाषा का प्रयोग निरंतर चल रहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती? कोंकणी, संस्कृत और गुजराती देवनागरी लिपि में आती है, लेकिन जो बांग्ला भाषा है वो देवनागरी लिपि में नहीं आती है मित्रों। तो ये याद आप लोगों को रख लेना है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली। साथियों याद रखिएगा, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में आती है। गुजराती भी देवनागरी लिपि में ही आती है, ये बात आपको याद रखना है। जो बांग्ला लिपि है पूर्वी नागरी लिपि का एक परिमार्जित रूप माना जाता है। इसमें बांग्ला भाषा असमिया या विष्णुप्रिया मणिपुरी लिखने के लिए प्रयोग में किया जाता है। पूर्वी नागरी लिपि का जो संबंध है वो ब्राह्मी लिपि के साथ माना गया है। अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा की लिपि क्या रही है? नेपाली भाषा की लिपि भी कौन सी रही है? देवनागरी लिपि ही मानी जाती है। आपको भी अभी मैंने बताया था, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली इन सभी के लिए देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि का जो विकास है वो किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चित्र लिपि ऐसी लिपि कही जाती है जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाला
वाली अक्षरमाला की बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भाव चित्र यानी कि इंडियोग्राम होते हैं। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी का अर्थ है गुरुओं के मुख से निकली हुई। ठीक है। 90 नंबर का प्रश्न है, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? वो था इंडिया। कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। मिनहाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। मिनहाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और हिंद आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और हिंद के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है, मतलब आने लायक प्रश्न है मित्रों। 10वें नंबर का प्रश्न है, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित मानी जाती है। खरोष्टी लिपि भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित है। खरोष्टी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। जो खरोष्टी लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती है मित्रों। ठीक है। उर्दू की तरह सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में ही लिखवाए थे। जो सम्राट अशोक थे उन्होंने शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के जो अभिलेख थे उनको खरोष्टी लिपि में ही लिखवाया था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई थी? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई? शौरसेनी अपभ्रंश से हुई थी साथियों। तो देख लीजिएगा यहाँ पर ये किस किस से किस कौन कौन सी आधुनिक भाषाएं निकली है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। शौरसेनी या फिर मध्यवर्ती अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भाषाएं निकली। मागधी जो पूर्वी है उसे बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया निकली। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली। महाराष्ट्र दक्षिणी से मराठी, ब्राचड़ से सिंधी, पेशासी या पश्चिमी उत्तरी से लहंदा या पंजाबी भाषा निकली है। तो आप थोड़ा सा इस वर्गीकरण को देख लीजिएगा, किस अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं निकली थी। शौरसेनी को मध्यवर्ती भी कहा जाता है, जिससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। मागधी को पूर्वीय भी कहा जाता है, जिससे बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। अर्ध मागधी को मध्य पूर्वी भी कहा जाता है, जिससे पूर्वी हिंदी निकली। महाराष्ट्री यानी कि जिसको दक्षिणी भी कहा जाता है, मराठी निकली। ब्राचर से सिंधी निकली। पैसासी से पश्चिमोत्तरी, लहंदा या पंजाबी भाषा निकली है मित्रों। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, देखो, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का। किसका कथन है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का कथन है मित्रों। ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? तो पूर्वी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? ब्रज भाषा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है साथियों। देखो यहाँ पर पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रज भाषा। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है, लेकिन ब्रज भाषा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ये जो ब्रज भाषा है वो पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है। देखिए, शौरसेनी पश्चिमी हिंदी, और यहाँ से बोलियां निकली ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कोरवी, खड़ी बोली, बांगरू और हरियाणवी। तो याद रखिएगा, शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो है ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कोरवी, खड़ी बोली, बांगरू और हरियाणवी। ठीक है, याद हो जाएगा। शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी से मालवी निकली। मागधी अपभ्रंश से बिहारी निकली, और बिहारी की भोजपुरी, मगही और मैथिली है। अर्धमागधी से आधुनिक भाषा निकली पूर्वी हिंदी, और इसकी बोली है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो इसको याद रख लीजिएगा, एबीसी। एबीसी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी याद हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को याद रख लेना है, लिख लेना है साथियों। ठीक है। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? वो है फारसी भाषा। कौन सी भाषा? फारसी भाषा। फारसी जो है सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। भारोपीय भाषा परिवार विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रमुख भाषा परिवार माना जाता है। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। इस भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं देख लीजिएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, पारसी, ग्रीक, ठीक है, लैटिन, अंग्रेजी, 11 रूसी, जर्मन, पुर्तगाली और इतालवी भाषा रही है। लेकिन सामी भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं होती है साथियों? वो है पारसी भाषा। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, सूची 1 से सूची 2 को आप लोगों को मिलाना है, मिला दीजिए। इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। राष्ट्रपति का जो आदेश है वो मिलाएंगे हम लोग। राष्ट्रपति का आदेश कब निकला था? 1955 में। ठीक है। संसद की राजभाषा समिति का सुझाव कब आया था? 1959 में। राजभाषा अधिनियम कब बना था? 1963 में। संकल्प कब हुआ था? 1900 साथियों, कब हुआ संकल्प? डी ऑप्शन में 1968 में। तो हो जाएगा यार, राष्ट्रपति का आदेश 1955 में, संसद की राजभाषा समिति का सुझाव 1959 में, भाषा अधिनियम जो है कब हुआ था? 1963 में, और संकल्प 1968 में रहा है मित्रों। ठीक है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे उस समय। 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। इस आयोग में 21 सदस्य थे। संयुक्त संसद समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इन्होंने अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया था मित्रों। ठीक है। इस तरह से आप लोग को याद करना है। राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में उन भाषाओं का जो संघ के राज्य के प्रयोजनों, संसद में कार्य के व्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी। संकल्प 1968 में हुआ। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी, और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रचार, वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके मित्रों। चलिए, सिंपल सा प्रश्न है, होस्टे कौन सा वर्ण हो जाएगा? होस्टे मित्रों यहाँ पर प वर्ण है, उपधान्य नाम होस्टे। दंते यहाँ पर कौन सा वर्ण है? दंते त वर्ण है। और कंठे यहाँ पर कौन सा वर्ण है मित्रों? कंठे यहाँ पर ग वर्ण है। और तालवे यहाँ पर कौन सा वर्ण है? इच्छु ऐसा नाम तालु। ठीक है। लतु लसा नाम दंते, ये इस तरह से बना लीजिएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17 नंबर का प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा मित्रों? तो सही क्रम होगा, सबसे पहले शौरसेनी अपभ्रंश आएगी, फिर नागर अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। तो ये सही क्रम होगा, सबसे पहले शौरसेनी, फिर नागर, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। ये सही क्रम होगा। कहने का मतलब पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा मित्रों। ठीक है, याद रख लीजिएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, अवट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा। शिक्षा मिलता है साथियों। अवट में शिक्षा के लिए कौन सा शब्द है? शिक्षा शब्द यहाँ पर मिलता है साथियों। ठीक है। इसके बाद में अपभ्रंश के ही प्रवर्ती रूप को अवट नाम दिया गया है। 11वीं से 14वीं शताब्दी के अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवट कहा। विद्यापति की जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका है, और अब्दुल रहमान की संदेश रासक जो रचना है, वो इनकी भाषा अवट ही रही है मित्रों। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। आगे है, इसका क्रम है, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश को ही अवट कहा गया। तो 19 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या माना जाता है? तो अवट माना जाता है। अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है, उसका नाम क्या माना जाता है? वो माना जाता है अवट। ठीक है। 20वां नंबर का प्रश्न है, राउल सांकृत्यान ने खड़ी बोली को नाम दिया था। राउल सांकृत्यान ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया था मित्रों? तो राउल सांकृत्यान ने खड़ी बोली को नाम दिया था कोरवी। क्या नाम दिया था? कोरवी नाम दिया था। ठीक है।
बोली है ब्रज बोली, और इसका नामकर्ता कौन है? ईश्वर चंद्र गुप्त। ठीक है। डिंगल नाम किसने दिया? बांकीदास ने। बिहारी नाम किसने दिया? गिरीशन ने। भोजपुरी नाम किसने दिया? रेमंड ने। ठीक है। राहुल सांकृत्या ने खड़ी बोली को क्या कहा? कोरवी नाम दिया। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण इन्होंने किए हैं। हिंदी की बोली थी ब्रज बोली, ये नामकरण ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया। डिंगल किसने कहा? बांकीदास ने। बिहारी किसने कहा? गिरीशन ने। भोजपुरी किसने कहा? रेमंड के द्वारा कहा गया है। ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बताइए पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बुंदेली नहीं है साथियों। तो पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, एबीसी, मैंने इस तरह से बताया था ना आपको। तो पूर्वी हिंदी की बोली बुंदेली नहीं है, बघेली है, बुंदेली नहीं है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, बघेली है, बुंदेली नहीं है, यानी कि किसी के अंदर भी मात्राएं पहले वर्ण में नहीं आती है। तो एबीसी है, बुंदेली नहीं है, बघेली रहेगी। ठीक है, याद हो जाएगा। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, एबीसी, इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? कोरवी, जिसको खड़ी बोली कहते हैं हम लोग, ये नामकरण किसने किया था? हिंदी खड़ी बोली का नामकरण कोरवी किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने किया था। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है? कोरवी, जिसको खड़ी बोली भी कहा जाता है, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती है मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? तो अर्धमागधी से माना जाता है। पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? अर्धमागधी से माना जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ। पूर्वी हिंदी भाषा के अंतर्गत तीन बोलियां आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। इसके अंतर्गत पांच प्रमुख बोलियां आती है शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। कोरवी, हरियाणवी, कोरवी को हम लोग खड़ी बोली भी कहते हैं, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रजभाषा। ठीक है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। इसके अंतर्गत तीन प्रमुख बोलियां आती है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। साथियों लिख लीजिएगा ये। और कस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी आती है। पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ और इसके अंतर्गत दो बोलियां आती है, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, याद हो जाएगा मित्रों, कर लीजिएगा ढंग से और लिख लीजिएगा इनको, आप लोगों के लिए फायदा ही रहेगा। 23 नंबर का प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया है? संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत किया गया है मित्रों? तो 343 अनुच्छेद में इसको उद्धृत किया गया। देखिए ये कहाँ कहाँ ये प्रश्न नहीं आया, इतने इतने एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 343 में उद्धृत है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय होगा। चलिए पढ़ लीजिए, यहाँ पर ये तीन ऑप्शन और हैं। अनुच्छेद 346 में क्या कहा? एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा भी ये रहेगी। अनुच्छेद 347 में क्या कहा? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी एक भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपलब्ध है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों और विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा भी रहेगी। 24 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, खड़ी बोली हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। ये टेबल यहाँ पर दी हुई है मित्रों, इस टेबल को ढंग से याद कर लीजिएगा। अगर नहीं लिखी हुई है तो इसे लिख लीजिएगा आप लोग जब भी पढ़ो। तो देखिए अपभ्रंश कौन सा है? शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली, और पश्चिमी हिंदी से कोरवी, जिसको खड़ी बोली कहते हैं, हरियाणवी, जिसको बांगरू कहते हैं, दक्षिणी ब्रज भाषा बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है। राजस्थानी हिंदी भी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी है। कस अपभ्रंश से जो है पहाड़ी हिंदी निकली, कुमाऊनी, गढ़वाली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली और उसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, और पैशासी अपभ्रंश से जो है पंजाबी और लहंदा यहाँ पर निकली है साथियों। 25 नंबर का प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न, पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन तीन शाखाओं में हुआ? पाली में प्राकृत का जो रूप था
उसका विकास हिंदी में 3 शाखाओं में हुआ। पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन 3 शाखाओं में हुआ है मित्रों? तो आप लोग थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन 3 शाखाओं में हुआ। कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? थोड़ा सा आप लोग थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, बताइएगा इस आंसर को, ठीक है? तो मित्रों, आज हम लोगों ने भाषा विज्ञान के 25 प्रश्न किए। इसी तरह से हम लोग आगे इन प्रश्नों को और करते रहेंगे। करीबन 200 से 300 प्रश्न इसके करेंगे। आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, जो अच्छा लगे उसे याद करते रहिए मित्रों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।